दिस इज आगा शरीर खान। कहा जाता है चेंज डजंट ऑलवेज गिव्स यू अ वार्निंग, इट जस्ट अराइव्स। एंड द सेम चेंज अराइव्स इन द डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया। वो इंडिया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, वो इंडिया जिसके तमाम रीजनल कंट्रीज़ के साथ अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान बहुत अच्छे रिलेशंस थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, अफगानिस्तान हो। वो इंडिया जो कि एक राइजिंग ग्रेट पावर समझा जा रहा था, जिसने लास्ट ईयर G20 मीटिंग की भी होस्टिंग की, G7 की मीटिंग्स में फ्रिक्वेंट पार्टिसिपेशन की, और वो इंडिया जिसके ग्रेट पार्ट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, जिसमें चाहे वो फ्रांस हो, कनाडा हो, ब्रिक्स कंट्रीज़ हो। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मई सितंबर में एक कॉन्फ्लिक्ट की बदौलत, a sort of war between Pakistan and India, that no country in the world ready to support the Indian viewpoint. कोई भी कंट्री दुनिया में अपार्ट फ्रॉम इसराइल हमें इंडिया के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आया, इंडिया के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आया, पाकिस्तान को नाम लेके क्रिटिसाइज करता हुआ नज़र नहीं आया, और ना ही जो इंडिया की एक स्टोरी थी पहलगाम अटैक के ऊपर, उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आया। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की और डिप्लोमेसी की, ये क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो मुझे जॉन एफ कैनेडी का एक स्टेटमेंट याद है कि जॉन एफ कैनेडी वंस सेड, डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस बट फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। कि अगर आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के अंदर इशू है तो उससे आपकी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कई फ्रंट के ऊपर शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, आपकी तरक्की जो है वो डिले हो सकती है। बट अगर आपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर डिसीजन गलत लिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर फ्लॉस हैं इन और हाउ टू रन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, तो ये चीज़ आपको एज अ नेशन जो है बहुत डैमेज कर सकती है। एंड द सेम थिंग इज़ हैपनिंग टू इंडिया एज वेल। अगर मैं डिप्लोमेसी की बात करूं तो डिप्लोमेसी इज़ एन आर्ट टू परसुएट अदर कंट्रीज ऑन योर ओन व्यू पॉइंट। डिप्लोमेसी एक आर्ट का नाम है जिसमें आप थ्रू निगोसिएशंस, थ्रू सॉफ्ट पावर, अपने स्किल्स के थ्रू आप दूसरे कंट्रीज को अपने व्यू पॉइंट के ऊपर एग्री करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने बड़ा फेमसली कहा था कि डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ टेलिंग अदर्स टू गो टू हेल इन सच अ वे दैट दे आस्क फॉर डायरेक्शंस। कि आप किस तरीके से दूसरे मुल्कों को अपने व्यू पॉइंट के ऊपर परसुएट करते हैं कि वो हर मामले में आपसे जो है वो डायरेक्शंस मांगे। क्या इंडिया इस चीज में कामयाब होता हुआ हमें इस टाइम पे नजर आ रहा है? द क्लियर आंसर इज नो। इंडिया सॉफ्ट पावर के को कम बल्कि अपने हार्ड पावर को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया इज शोइंग इट्स मसल्स एट द रॉन्ग टाइम। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये अब सब चीजें हुई कैसे। तो जरा हम जूम आउट करके वन बाय वन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बिफोर द पहलगाम इंसिडेंट की बात करते हैं कि उस टाइम के ऊपर इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड कितना बड़ा था, कितना स्ट्रांग था, और उसके बारे में क्या समझा जाता था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज ए स्ट्रांग स्ट्रेटजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि अभी भी है। इंडिया का बहुत कॉन्फिडेंस है यूएस के ऊपर। अगर हम रिसेंटली देखें, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ हिज सेकेंड टर्म, डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर किसी पीएम को या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को स्टेट विजिट के ऊपर दावत दी तो वो नरेंद्र मोदी हैं। इसी तरह अगर मैं इंडिया यूएस की बात करूं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं उनके दरमियान, चाहे वो कॉमकासा का एग्रीमेंट हो, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, चाहे वो बीका का एग्रीमेंट हो, बेसिक एक्सचेंज प्रोग्राम, चाहे वो STA1 का एग्रीमेंट हो, स्टेट ट्रेड अथोराइजेशन एग्रीमेंट, चाहे वो 2+2 डायलॉग हो, या टेक्नोलॉजिकल डोमेन में जो है वो चीज़ें हों। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और इंडिया को हमेशा से कॉन्फिडेंस रहा है यूएस के ऊपर। और हम देखते हैं कि जब भी जो है वो हायर लेवल के ऊपर इन दोनों कंट्रीज़ का इंटरेक्शन होता है तो जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ होता है उसके अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी कंडेम किया जाता है, मुंबई अटैक्स को, पठानकोट को, उड़ी अटैक्स को, इवन कई जगह पाकिस्तान का नाम लेकर, इवन दैट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, उनका नाम लेकर
कंडेम किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट इंडियन सपोर्ट या इंडिया को एक तरह से खुश करने के लिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वही अमेरिका हमने देखा मई 7 2025 का इंसिडेंट होता है और उसी दौरान स्टार्ट में अमेरिका जो है वो न्यूट्रल पोस्चर अडॉप्ट करता है। ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आता है, कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो रहा है उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और ये दोनों कंट्रीज़ जो है वो आपस में मिल बांट कर जो है वो इस मसले का हल निकालेंगे। फिर सडनली जो है वो 5-6 दिन के बाद से एक ट्वीट आता है जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प सीज फायर अनाउंस करते हैं डिस्पाइट नोइंग दैट इंडिया ऑलवेज अपोज द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ना सिर्फ ये बल्कि वो इंडिया को जो है वो पाकिस्तान के साथ हाइफनाइज भी कर देते हैं। फिर वो कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज भी कर देते हैं, ये कहते हुए कि ही इज़ रेडी टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट और इंडिया पाकिस्तान जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जबकि इंडिया अगस्त 5 के बाद से जो है वो आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीर को एज अ इंटरनल इशू अब क्लेम करता है। तो फर्स्ट डिप्लोमेटिक जो उनको सेट ऑफ था वो यहाँ पर लगा। फिर अगर हम आगे जाएं, अगर मैं बात करूं जो है वो इंडिया के रीजनल कंट्रीज़ के साथ जो इंडिया के रिलेशंस हैं, तो आपको पता है कि पहले इंडिया के मालदीव्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे, बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे, अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे। बाय वन तमाम रिलेशंस डिटेरिएट होते चले गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो आफ्टर द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हसीना वाजिद, जब जो है वो मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट आती है तो रिलेशंस वाज़े तौर के ऊपर तब्दील हो जाते हैं। मोहम्मद यूनिस जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं इंडिया के ऊपर दैट इंडिया इज़ इंटरफेयरिंग इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश। फिर उसके बाद से बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का इशू, वाटर का इशू और उसके ऊपर तमाम इश्यूज़ के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशंस जो है वो डिटेरिएट होते चले जाते। सेम इज़ द केस विद मालदीव्स। अगर मैं मालदीव्स की बात करूं तो मोहम्मद मुइज़ू की गवर्नमेंट आने के बाद से जब वो चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट करते हैं तो एक वाज़े शिफ्ट आता है इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस का। फिर आपने देखा कि जब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप आइलैंड को विज़िट करते हैं तो किस तरह मालदीव्स के ऑफिशियल नरेंद्र मोदी के विज़िट को क्रिटिसाइज़ करते हैं और फिर इंडिया से जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन आता है और जिसके नतीजे में मालदीव्स की गवर्नमेंट ये ऑर्डर करती है कि 70-80% जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं वो जो है वो मालदीव्स को फौरन छोड़ दें। तो अगेन अनदर सेट ऑफ डिप्लोमेटिक सेटबैक और इंडिया। फिर हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, मोर देन $1 बिलियन, डैम्स की कंस्ट्रक्शन, पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन। एक बहुत अच्छा हमें अफगानिस्तान के साथ इनका रिलेशंस नज़र आता है जब तक अशरफ गनी की गवर्नमेंट होती है। आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल एंड द अराइवल ऑफ तालिबान, इंडिया जो है वो कंप्लीटली रिलेशंस को जो है वो पैरालाइज कर देता है विद अफगानिस्तान। किसी भी किस्म का डिप्लोमेटिक कांटेक्ट नहीं होता एट हाईएस्ट लेवल टिल मई 2025, जिससे हमें नज़र आता है कि एक ओपनिंग क्रिएट होती है फॉर पाकिस्तान एंड चाइना टू टेक अफगानिस्तान इन कॉन्फिडेंस और इस रीजन में जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने में उनको आसानी मिलती है। फिर अगर हम आगे चलें, अगर हम इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर बात करें तो वो इंडिया जो G20 समिट को होस्ट करता है, G7 में फ्रिक्वेंट पार्टिसिपेशन करता है। पहली दफ़ा इस दफ़ा ऐसा होने जा रहा है 6 साल के बाद से कि G7 मीटिंग जो कि कनाडा में होने जा रही है उसकी फॉर्मल इनविटेशन जो है वो इंडिया के पास नहीं आता, नरेंद्र मोदी के पास नहीं आता। इंडिया का ये व्यू पॉइंट है कि इंडियन पीएम जो है वो खुद से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इशू इन कनाडा। लेकिन अगर हम फॉरेन मीडिया को देखें तो ये बात वाज़े नज़र आती है कि कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो 6 सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसका एक बहुत प्रेशर है कि इंडिया के पीएम को इनवाइट नहीं किया जाए बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ सेपरेटिस्ट लीडर, जिसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि हरदीप सिंह के ऊपर जो असैसिनेशन है उसमें इंडियन एजेंसीज की वाज़े इन्वॉल्वमेंट है और जिसके बाद से आपने देखा कि जो इंडिया के रिलेशंस हैं कनाडा के साथ वो इतने अच्छे नहीं रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसेंटली हमने देखा कि टर्की के साथ भी इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आए।
क्यों? उसकी वजह यह है कि मई 7 के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान यूज्ड टर्किश मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स, और फिर यह भी कहा गया कि टर्की का एक एंटी सबमरीन कॉर्वेट जो है वो कराची डॉकयार्ड के ऊपर मौजूद था, जिसके नतीजे में इंडिया रिटेलिएटेड स्ट्रांगली। उन्होंने जो है वो टीआरटी, जो कि टर्की का रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, उसको सस्पेंड कर दिया, एमओयूज़ को सस्पेंड कर दिया, टूरिज़्म को जो है वो काफ़ी वो जो है उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। टर्की की जो है वो एक ग्राउंड सिक्योरिटी क्लियरेंस की जो एक फर्म थी ग्राउंड वर्किंग की, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को रिवोक कर दिया। ना सिर्फ ये किया बल्कि सेंट्रल एशिया में उन कंट्रीज़ जिसके साथ टर्की के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, फॉर एग्जांपल आर्मेनिया, उसके साथ उन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट करने के भी जो है वो दावे करना शुरू कर दिए, ये जानते हुए कि इंडिया और टर्की की ट्रेड तकरीबन 10.5 बिलियन डॉलर्स की मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं कि में किस तरह से जो है वो एक सडन शिफ्ट आता है इंडियन डिप्लोमेसी के अंदर। वो डिप्लोमेसी जो पूरी दुनिया में सराही जा रही थी कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, जयशंकर बड़ी अच्छी मैन्यूवरिंग करते हैं, और सडनली जो है एक के बाद एक जो है वो हमें डिप्लोमेटिक सेटबैक्स इंडिया को मिलता चला गया, और वो हमारे सामने है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो वन बाय वन उन ज़रा रीजंस को हम डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले इंडियन जो आइडियोलॉजी है इस टाइम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, दैट इज बेस्ड ऑन आरएसएस। कभी टाइम मिला तो आरएसएस के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आरएसएस की फिलॉसफी क्या है, बट इस टाइम के ऊपर हम सिर्फ ये जान लें कि जो इस टाइम पे आरएसएस की आइडियोलॉजी है या जो उनकी मेंटेलिटी है, उनका जो अखुंद भारत का ड्रीम है, वो ये है कि रीजन को हेजेमनिक एम्बिशंस के साथ डोमिनेट करना है। वो ये समझते हैं कि इंडिया अभी इस पोजीशन के ऊपर आ चुका है, वो अपने आप को एज अ ग्रेट पावर समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत ही जो है वो रीजन से होती है और हम सबसे पहले रीजन को जो है वो डोमिनेट करेंगे। अगर इसकी हमें कहीं पर कोई पैरेलल एग्जाम्पल नज़र आती है तो हमें हिटलर की, जो उन्होंने मैन कैंप में 1000 ईयर रीक का ख्वाब देखा था कि मैं एक ऐसा जो है वो एम्पायर कायम करूंगा जो 1000 साल तक चलेगा, और तमाम जो है वो कंट्रीज़ जो रीजन में है जहाँ पर जर्मन पॉपुलेशन है उसके ऊपर वो तमाम लोग जो है वो जर्मनी के अंदर आ जाएंगे, उनको एब्जॉर्ब कर दूंगा और एक 1000 साल की जर्मन एम्पायर बनेगी। तो उससे मिलता जुलता ख्वाब हमें जो है वो एक आरएसएस मेंटेलिटी में नज़र आता है, अखुंद भारत में नज़र आता है कि वो जो इंडिया की ग्लोरी है उसको जो है वो दोबारा री इन्विगोरेट करना है और रीजन को डोमिनेट करना है। और इसी डोमिनेशन के ड्रीम की वजह से हम देखते हैं कि रीजन में एक डोमिनो इफेक्ट आ रहा है, एक के बाद एक जो है वो डिप्लोमेटिक कार्ड जो है इंडिया का फेल होता चला जा रहा है, और एक के बाद एक कंट्री जो है वो इंडिया के डिप्लोमेटिक क्लाउड से बाहर आकर चाइनीज़ डिप्लोमेटिक क्लाउड में आता चले जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, इवन श्रीलंका की अगर आप बात कर लें, अफगानिस्तान की अगर आप बात कर लें, तो हमें ये चीज़ वाज़े तौर पर हमें दिखाई दे रही है। फिर जी दूसरी चीज़ यह है कि इसी एम्बिशन, फिर दूसरी चीज़ यह है कि इंडिया ये समझता है कि एक स्टोरी बार बार जो है वो सेल होगी, एक स्टोरी बार बार जो है मैं जो है इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज़ को बताऊंगा, और वो एक ही स्टोरी के ऊपर मुझ पर यकीन भी करेंगे और मेरा सपोर्ट भी देंगे, और इस तरीके से जो मेरा आर्च राइवल है रीजन के अंदर पाकिस्तान में उसको आइसोलेट कर दूंगा। देखिए ऐसा नहीं होता, ऐसा सोचना इट इज़ नथिंग बट क्या कहना चाहिए, इंसेनिटी। आपने जो है वो पठानकोट इंसिडेंट के ऊपर भी एक यही आपने एक स्टोरी बनाई, आपने नैरेटिव बनाया कि भाई पाकिस्तान बेसिकली कंडक्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इनसाइड इंडिया, इनसाइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स का लॉस हुआ, एंड इंडिया हैड अ राइट टू कंडक्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। फिर आपने उड़ी अटैक के बाद भी यही एक जो है वो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, और उसके बाद से हमने देखा कि जो है वो फरवरी 2019 के अंदर एक क्लैश हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें आपने देखा कि जो है वो फिर अभिनंदन वाला एपिसोड और सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपने रिसेंटली दोबारा यही पहलगाम इंसिडेंट के बाद यही नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की विदाउट गिविंग
any proof, without showing any proof to international media, to international countries, to international organizations कि भाई ये इंसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से हुआ बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड ABC ऑर्गेनाइजेशन क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बाद से उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि ये फेक न्यूज़ है, हम ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम नहीं करते। आपका पूरा नैरेटिव इस बात के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो पहले क्योंकि ये एक्टिविटीज़ करता हुआ आ रहा है, दैट इज़ वाई इसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि पाकिस्तान ने ये दोबारा से टेररिस्ट इंसिडेंट के अंदर पाकिस्तान ने ही करवाया होगा। अब पाकिस्तान ने करवाया है या नहीं करवाया, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट, बट आपका जो डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग थी, आपकी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे, या ये कहना चाहिए आपकी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी थी, वो बड़ी एक फॉल्टी स्ट्रेटजी थी। आप इस टाइम के ऊपर इस तरह किसी को भी आप इंटरनेशनली आप जो है वो अपने व्यू पॉइंट के ऊपर परसुएड नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी डिप्लोमेसी की और फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, उसमें भी यही था कि आप किस तरीके से निगोसिएशंस के थ्रू, सॉफ्ट पावर के थ्रू आप परसुएड करते हो। पहलगाम का वाकया होता है, विद इन 2 to 4 आवर्स आप FIR काट देते हैं और वहीं से जो है वो इंडियन मीडिया को एक लाइन दे दी जाती है और वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है विद इन आवर्स। अगर आपको ये नैरेटिव बिल्ड भी करना था तो आपको उसमें टाइम लेना था, आपने जो है वो डिप्लोमेसी को यूज़ करना था, अपनी पॉलिटिकल क्लाउड को, अपने इकोनॉमिक क्लाउड को यूज़ करना था, अपने डिफरेंट जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स की टीम्स हैं, डिप्लोमेटिक्स की टीम्स हैं, उनको तमाम कंट्रीज़ को जो है वो विज़िट करना था और वहाँ पर आपने जो इंटरनेशनली डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं उनको परसुएट करना था, जो कि अब आप कर रहे हैं। अब आप देखें शशि थरूर जो टीम लेड कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उसका मकसद भी यही है कि इंडिया के व्यू पॉइंट के ऊपर तमाम कंट्रीज़ को परसुएट करना चाहिए। बट ये पहले कहाँ था, और उस ना होने की वजह से आपने देखें कि US जैसा कंट्री जो कि आपका स्ट्रेटजिक पार्टनर है, उसने भी न्यूट्रलिटी को जो है वो ऑप्ट किया और न्यूट्रल पोस्चर के साथ जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में खड़ा रहा। तो दूसरी वजह यह है कि ये जो आपकी एक माइंडसेट है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कि एक ही नैरेटिव के ऊपर बिल्ड करके और पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाए और डिप्लोमेटिक आइसोलेट किया जाए, ये बार बार एक दफ़ा तो काम कर जाता है लेकिन ये बार बार काम नहीं करता। फिर तीसरी चीज जो है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स एट द रॉन्ग टाइम। यहां पे मुझे डेंग शाओपिंग का एक कोटेशन याद है जो कि उन्होंने चाइना के लिए कहा था। वो कहा था कि बाइट फॉर योर टाइम एंड हाइड योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखो और अपने वक्त का इंतजार करो। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स एट द रॉन्ग टाइम। इंडिया इज बेसिकली क्या कहना चाहिए, अपने वजन से ज़्यादा प्ले करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, और जिसकी वजह से उसको 1 by 1 सेटबैक मिलते चले जा रहे हैं। यस, आपकी इकॉनमी राइज के ऊपर है, आपकी डिप्लोमेसी आपके ऊपर जा रही थी, आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, एंड हर तरीके से आपका ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा था। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इंडल्ज यूर सेल्फ इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द न्यूक्लियर आर्म नेशन ऑन सच आ क्या कहना चाहिए फॉल्टी नैरेटिव। ये वो टाइम नहीं है जिसमें आप अपने आप को जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज करें। सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी केस स्टडी इसकी आपके सामने चाइना की है कि चाइना ने किस तरीके से पिछले 50-70 साल से अपने आप को मेजर कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखा है। अब जाके चाइना बिकम अ मेजर पावर, जहां पर वो जाके जो है वो अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है, और अभी भी उसकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से डील को जो है वो इंश्योर किया जाए इंस्टेड ऑफ अ काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अदर कंट्री। तो ये आपके सामने है कि अगर आप इस तरीके से बिहेव करते तो इस टाइम के ऊपर आपका नैरेटिव बहुत ज़्यादा बिकता कि जो आपने अभी रिसेंटली ब्लंडर किया। फिर तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ जो हमें यहाँ पे नज़र आती है कि इंडियन की जो रिसेंट गवर्नमेंट है इंडिया की, वो जो मोटिवेशंस ले रही है वो गलत या रॉन्ग कंट्रीज से अपनी मोटिवेशंस ले रही है। जहाँ पर उनको चाइना को देखना चाहिए या ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को देखना चाहिए, इवन अमेरिका की भी टू अ सर्टेन एक्सटेंड आप एग्जांपल ले सकते हैं, उनको देखकर उनको जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, उनसे इंस्पायरेशन लेनी चाहिए। वो किससे ले रहे हैं इंस्पायरेशन? वो एक ज़ायोनिस्ट रिजीम से ले रहे हैं, नेतन्याहू के रिजीम से ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जिस तरह एक ज़ायोनिस्ट रिजीम मिडल ईस्ट के अंदर गजा
को, जो है हिजबुल्ला को, लेबनन को, सीरिया को वन बाय वन जो है वो डिस्ट्रॉय करता जा रहा है विदाउट टेकिंग इनटू नोटिस द ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, जेनोसाइड के ऊपर जा रहा है और पूरी दुनिया चुप होकर देख रही है, तो शायद हम भी जो है इससे मोटिवेशन लेकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपका रीजन और उनके रीजन में फ़र्क है, आपकी ज्योग्राफी उनकी ज्योग्राफी में फ़र्क है, आपकी हिस्ट्री उनकी हिस्ट्री में फ़र्क है। आप जिस रीजन में रह रहे हैं उस रीजन में 3 जो है वो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ हैं। चाइना आपके ऊपर है, पाकिस्तान आपके बराबर में है, रशिया आपके साथ मौजूद है। आप जिस रीजन में हैं वो एक राइजिंग इकोनॉमिक वहाँ पर रीजन है, वहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो वहाँ पर आप ज़ायोनिस्ट रिजीम से इंस्पिरेशन लेकर वो काम नहीं कर सकते। अगर आप वो काम करेंगे तो आपको ही डिप्लोमेटिक सेटबैक होगा, आपके दुश्मन जो मुल्क हैं जिनको आप समझते हैं उनका फ़ायदा होगा। आप अभी इसी एग्जाम्पल में देख लें, पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। ठीक है जी, पाकिस्तान के साथ एलाइज उसके मौजूद थे जी, बिल्कुल मौजूद थे। चाहे आप अज़रबैजान को देख लें, चाहे आप टर्की को देख लें, चाहे आप चाइना को देख लें, इवन यूएस भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो टिल्ट थी वो हमें पाकिस्तान की तरफ नज़र आती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को रीसेट कर दिया, पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक टीम्स जो है वो पूरी दुनिया में विजिट करके इंडिया का जो ये एक नैरेटिव है, जो एक फॉल्टी नैरेटिव है, उसको एक्सेंचुएट कर रहे हैं। तो ये द विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से एक मेजर हमें देखने को मिल रहा है कि मेजर सेटबैक है इंडिया की डिप्लोमेसी को। लास्ट, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।